सभी को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व की जनसंख्या घनत्व और वितरण के प्रतिरूप पर आगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श कर लेते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में विश्व के केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है। इसके पीछे जो मुख्य कारण वो है कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जलखंड ज़्यादा पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 दक्षिणी महाद्वीपों में विश्व की 21% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इन तीनों महाद्वीपों में विश्व की कुल भूमि का 40% से अधिक भूभाग जो है वो निर्जन या बंजर है। विश्व के 65% भूभाग बिना बसे हुए अनिवासित क्षेत्र नॉन इकुमेने हैं, जिनमें विश्व की मात्र केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। विश्व की 65% जनसंख्या सागर से 500 किलोमीटर अंदर तक के भूभागों में मिलती है। जैसा कि मैंने कल बताया था, इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में या नदी तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का ज़्यादातर मिलने का मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पर जो है जीवन है। जीवन कैसे है? क्योंकि सागर और नदी तट जो होते हैं वो मानव के भरण पोषण के लिए मछलियों का जो है उत्पादन वहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो विवेक भाई को नमस्कार। महाद्वीपों के आंतरिक भूभागों में विषम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं तथा दुरूह उच्च कवच मिलने के कारण बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या जो होती है समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई वाले भूभागों पर मिलती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 33% क्षेत्रफल है, जबकि विश्व में लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यही नहीं, केवल 12% भूभाग जो एशिया में विस्तृत है में लगभग 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण देखेंगे 2017 के अनुसार। 2017 में विश्व की कुल जनसंख्या 753.6 करोड़ थी तथा जनसंख्या का औसत घनत्व जो था वो 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था तथा कृषि योग्य भूमि पर जो जन घनत्व था वो 532 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब जनसंख्या के और जो है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो चाइना जो विश्व में भाग रहा वो 18.4% कुल विश्व का, और भारत 18, संयुक्त राज्य अमेरिका 4.3%, इंडोनेशिया 3.5, ब्राज़ील 2.8, पाकिस्तान 2.6%, नाइजीरिया 2.5, रूस 2, बांग्लादेश 2.2, मैक्सिको 1.7, जापान 1.7%, इथोपिया फिलीपींस 1.4, वियतनाम 1.2, मिस्र 1.2, जर्मनी, ईरान और तुर्की ये जो है 1.1% भाग पर रहे। इस महाद्वीप में, आनंद भैया को नमस्कार, इस महाद्वीप में विश्व के कुल भूभाग का केवल 20.2% भाग ऐसा है जहां पर विश्व की केवल 60% जनसंख्या निवास करती है। 2017 की रिपोर्ट में महाद्वीपीय जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 100 व्यक्ति रहा। एशिया के बाद सघन बसे महाद्वीपों में अगर किसी का नंबर आता है तो वो है यूरोप का। यूरोप महाद्वीप विश्व में केवल 7.3% भूभाग ऐसा है जहां पर 10% जनसंख्या निवास करती है और औसत जनघनत्व जो है वो उसका
75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू 2017। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीपों की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 18 से लेके 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलती है। विश्व की कुल जनसंख्या के विभिन्न महाद्वीपों के यदि प्रतिशत और योगदान देखें तो एशिया महाद्वीप का 90 से लेके 2017 तक का देखें तो जनसंख्या का जो प्रतिशत एशिया का 1990 में था 55.5, 1975 में 58.6, 2000 में 60.5, 11 में 60.3 और 2017 में 59.6%। देखने से जो स्पष्ट होता है कि जो एशिया में जनसंख्या की जो वृद्धि की गति है वो धीरे धीरे अपनी गति पर चली। अफ्रीका महाद्वीप में जब 1950 से लेकर 2017 तक आते हैं तो 9% जो जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर वो 1975 में बढ़कर 10.3 हो जाती है, 2000 में 13.4, 11 में 15.2 और 2017 में 16.6। लगातार अफ्रीका की जो जनसंख्या है वो वृद्धि की तरफ बढ़ती है। यूरोप की तरफ जब दृष्टिपात करते हैं तो यूरोप जब 1950 से 2017 तक के आंकड़े पर जब हम आते हैं तो यूरोप जो है वो लगातार गिरावट की तरफ आ जाता है। यूरोप में सबसे पहले जब हम चलेंगे 1950 में तो यहाँ की विश्व के प्रति जो जनसंख्या थी 21.6%, 75 में आते हैं तो 16.6, 2000 में जब आते हैं तो 8.5, 11 में आते हैं 8.5 और 2017 में आ जाते हैं तो आ जाती है हमारे पास 8.5। तो ये हम देखते हैं कि लगातार इसमें गिरावट आती है। ओशिनियाई देशों में जब हम चले आते हैं तो 1950 से 2017 की अवधि के जनसंख्या की प्रति जो रहती है वो स्थिरता देखने को मिलती है। ओशिनियाई क्षेत्र विश्व के सबसे विरल बसे क्षेत्रों में से हैं। इस क्षेत्र में विश्व की कुल भूभाग जो है 6.3% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% भाग ही मिलता है। 2017 में ओशिनियाई क्षेत्रों में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व जो देखने को मिलता है वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि विश्व के जो विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या के वितरण की जो असमानताएं देखने को मिलती हैं वो महाद्वीपों में जन घनत्व में वितरण की असमानताएं बहुत ही ज़्यादा हैं और जो इसके पीछे मुख्य कारण है वो है ताप दाब वर्षा और उच्चावच। इसी के चलते जो है वो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। चीन और भारत पूरी दुनिया के दो ऐसे विशाल जनसंख्या वाले देश हैं जो विश्व की कुल जनसंख्या का 36% भाग इन्हीं दो देशों में निवास करती हैं। ब्राज़ील देश में समस्त दक्षिणी अमेरिका तथा कुल जनसंख्या का लगभग आधा यहाँ निवास करता है। यही नहीं, विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ जनसंख्या का जन घनत्व जो है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, जबकि दूसरी ओर लाखों वर्ग किलोमीटर देखें तो मानव विहीन मिलता है। ऐसा देखने को मिलता है कि केवल और केवल जो है प्रकृति का ही साम्राज्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर प्रकृति ऐसी है कि वहाँ पर मनुष्य निवास कर ही नहीं पाएगा। जनसंख्या घनत्व के वितरण में इन्हीं विषमताओं के आधार पर पूरी दुनिया को 4 भागों में विभाजित किया गया। उच्च जनसंख्या वाले घनत्व के क्षेत्र एरियाज ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, एरियाज ऑफ मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेड एरियाज। उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र और प्रायः बिना बसे क्षेत्र। तो उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्रों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले उन देशों को सम्मिलित करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा सघन और बड़ा बसाव मिलता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक देखने को मिलता है। विश्व के मानचित्र पर जब हम दृष्टिपात करेंगे तब हम पाएंगे कि वो जो क्षेत्र हैं वो पहला
दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। दूसरा मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी यूरोप, यूरोपियन रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग, सेंट्रल यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोपियन रसिया। पहला दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। 2017 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार 25% भूभाग पर दक्षिणी एशिया में 21.6% भाग, पूर्वी एशिया में 8.6% भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवासित था। 2017 में विश्व के लगभग 46% जनसंख्या इन्हीं भागों में, जो देश हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान में निवास करती थी। और इन राष्ट्रों में विश्व के कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल का 10% भाग देखने को मिलता है। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। 2017 में यहाँ की जनसंख्या 139 करोड़ थी और औसत जनघनत्व जो था वो 145 प्रति वर्ग किलोमीटर था। चीन के पूर्वी तटीय भागों तथा उत्तरी चीन के बृहद मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व 800 से लेके 1400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सघन बसा हुआ है। भारत के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं 2017 के आंकड़ों के अनुसार, तो यहाँ की जनसंख्या जो थी वो 135 करोड़ थी। लगातार वृद्धि ही हो रही है। चीन के बाद यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश पूरी दुनिया में है। 2017 की जनसंख्या का औसत जन व्यक्ति घनत्व यहाँ पर देखें तो 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। भारत की 40% से अधिक जनसंख्या का जो जवाब है वो बृहद मैदानी भागों में सिंधु गंगा के मैदान में देखने को मिलता है। समुद्र तटीय मैदानों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी क्षेत्रों में भी भारत के सघन बसे भूभाग विशेष तौर पर सम्मिलित हैं। पाकिस्तान 2017 में यहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ थी की अधिकांश जनसंख्या सिंधु नदी की निचली घाटी तथा उसके डेल्टाई भागों में सतलज सिंधु नदी के दोआब में निवास करती है। बांग्लादेश 2017 में यहाँ की जनसंख्या 16.5 करोड़ थी। यह एक सघन बसा हुआ देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा उसके डेल्टाई प्रदेशों में निवास करती है। इस देश के कुछ डेल्टाई भागों में जनसंख्या का घनत्व जो है 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा सघन बसा हुआ है। इसके मुख्य कारण ये भी है कि गंगा का डेल्टाई भाग बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और सुरक्षित भी है। बांग्लादेश 2017 दक्षिणी एशिया का जो सर्वाधिक सघन बसा हुआ 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या देश के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ मैदानी भागों में देखने को मिलती है। ढाका तथा चिटगांव देश सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए इनके क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया 2017 में इनकी जनसंख्या 26.4 करोड़ थी। जनसंख्या के जमाव का प्रमुख कारण जो है वो जावा द्वीप में मिलता है। द्वीप चूँकि इंडोनेशिया का 70% जनसंख्या यहाँ पर रहती है, जबकि इंडोनेशिया के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग ही है। जावा द्वीप के कुछ भागों में जनसंख्या का जमाव या घनत्व 1000 से 1280 प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। जापान 2017 के अनुसार इनकी जनसंख्या जो थी वो 12.7 करोड़ थी और एशिया का एक प्रधान विकसित राष्ट्र जिसमें होन्शु द्वीप के पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में विस्तृत औद्योगिक पेटी के रूप में जनसंख्या का प्रमुख दबाव देखने को मिलता है। इसके अलावा बर्मा, इरावदी नदी की घाटी तथा डेल्टाई भाग में, थाईलैंड के मीकांग नदी की निचली घाटी में, मलेशिया का पश्चिमी तटीय भाग
उत्तरी वियतनाम में टोंकिन का मैदानी भाग, फिलीपींस में लुजोन द्वीप सघन जनसंख्या के दबाव के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यूरोप महाद्वीप में जब हम चलते हैं तो सघन जनसंख्या के जो क्षेत्र मध्यवर्ती एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोपियन रूस के दक्षिणी पश्चिमी भागों में जनसंख्या के विस्तृत रूपों को देखने को हम पाते हैं। इस महाद्वीप में सघन जनसंख्या के जो जमाव है वो 45 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लंबाई में विस्तृत है। यह पेटी पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में लगातार सक्रिय होती चली गई है। यूरोप में पूर्वी यूरोप रूस सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मास्को तुला क्षेत्र तथा यूक्रेन क्षेत्र सघन जनसंख्या का दबाव क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो है खनिजों के भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जहाँ पर खनिज के भंडार पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है मनुष्य का रोजगार सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और मनुष्य को कार्य करने के लिए, रोजी रोटी के लिए और उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए अवसर की उपलब्धता है, और इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या का दबाव हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। जर्मनी में 8.3 करोड़, इटली में 6.1 करोड़, ग्रेट ब्रिटेन में 6.6 करोड़, फ्रांस में, ये सारे रिपोर्ट 2017 का है, फ्रांस में 6.5 करोड़। यूरोप की जनसंख्या, ये सारी जो हम देखते हैं ये महत्वपूर्ण जनसंख्या ये 2017 के आंकड़ों के अनुसार है। जबकि स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हॉलैंड, हंगरी, पुर्तगाल अन्य राष्ट्र हैं जो यूरोप के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं वो है ग्रेट ब्रिटेन, लंदन बेसिन तथा सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, अभी मैंने बताया। फ्रांस में पेरिस बेसिन, फ्रांस का उत्तरी पूर्वी भाग, बेल्जियम व हॉलैंड का अधिकांश भाग, जर्मनी के पश्चिमी भाग में रूर राइन की घाटी प्रदेश, इटली में पो नदी का बेसिन सक्रिय तटीय पट्टी, जर्मनी में पूर्वी भाग, पोलैंड के दक्षिणी भाग का स्थित मलेशियाई क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग जो जनसंख्या का जो देखने को मिलता है वो कृषि की उपलब्धता पर निर्भर है। वहीं यूरोप महाद्वीप में सभी सघन जनसंख्या का दबाव औद्योगिक विकास के रूप में मुख्य रूप से देखा जाता है। वहाँ पर उद्योग बहुत ही ज़्यादा विकसित रूप में है और एशिया में जो है कृषि विकसित रूप में है। तो दोनों, चाहे उद्योग हो चाहे कृषि हो, निश्चित तौर पर दोनों जगहों पर जनसंख्या का दबाव देखने को मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का पूर्वी भाग, लगभग 25 करोड़ जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भागों पर निवास करती है और इस क्षेत्रों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित 3 क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तटीय क्षेत्र जो दक्षिणी मेन राज्य से मैरीलैंड राज्य तक विस्तृत है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहद झील, ग्रेट लेक्स जिसको बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी ऊपरी में ओहियो घाटी के प्रदेश स्थित पिट्सबर्ग यॉन्ग्सटाउन का क्षेत्र, कनाडा के पूर्वी भाग में सेंट लॉरेंस नदी की घाटी के क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या का जमाव, औद्योगिक विकास नंबर 1, खनिजों की उपलब्धता नंबर 2 और व्यापार संबंधी खरीद फरोख्त विक्रय मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये तीनों चीज़ जहाँ पर रहेंगे तहाँ पर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, अदरवाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ ह्यूमन बीइंग इज, these 3 things are necessary. Without these 3 things no economy can develop whole world, whole earth. इसके आगे पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी तटीय थे, पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका में युगांडा, कीनिया, तंजानिया उच्च भूमि व मिस्र में नील नदी की घाटी उसका डेल्टाई भाग, दक्षिणी अफ्रीका के गणराज्य में नेटाल प्रांत, दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिका में वेनेजुएला का कराकरम क्षेत्र, ब्राज़ील का सल्वाडोर क्षेत्र, अर्जेंटीना में पंपास का उत्तरी भाग भी 100 व्यक्ति से अधिक जनघनत्व रखने वाला क्षेत्र है। ऐसे में जब हम देखते हैं तो
मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, इस श्रेणी में वर्तमान में विश्व की 15% जनसंख्या का निवास देखने को मिलता है। इस श्रेणी में विश्व के ऐसे भी क्षेत्र सम्मिलित हैं जहां पर जनघनत्व 10 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की घनत्व की पेटी मुख्य रूप से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की सघन जनसंख्या पेटियों के चारों ओर देखने को मिलता है। इसमें भारत में दक्षिण पठार के अधिकांश भाग, पश्चिमी भागों में रूस गणराज्य में ट्रांस साइबेरियन लाइन के सहारे संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के तटीय आंतरिक भाग देखने को मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जब आते हैं तो जनसंख्या घनत्व 4 क्षेत्रों में बांटी जाती है। पहला, उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला से कोलंबिया के अर्ध पश्चिमी भाग, इक्वाडोर तथा पेरू से होते हुए बोलिविया के मध्य भागों तक का क्षेत्र। मध्यम चिली क्षेत्र, ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र। अफ्रीका में जब चलते हैं तो महाद्वीप के मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, इथोपियन उच्च भूमि व विक्टोरिया झील के समीपस्थ उच्च भूमि के क्षेत्र। गुरु जी को प्रणाम। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी तटीय क्षेत्र का कुछ भाग और नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका के गणराज्य में डरबन तथा ट्रांसवाल प्रांत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला है, जिसमें क्वींसलैंड प्रांत, दक्षिणी पूर्वी भाग, न्यू साउथ वेल्स प्रांत, पूर्वी तटीय भाग, विक्टोरिया राज्य के अधिकांश भागों का, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का प्रांत, दक्षिणी पूर्वी भागों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत हैं, दक्षिण पश्चिम में पंथ महानगर के समीपवर्ती भाग भी इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। न्यूजीलैंड देश के अधिकांश भाग 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व रखने वाला देखने को हम पाते हैं। ये सारा इसलिए है, कुछ हिस्सों में जनसंख्या के विकास पर जो निर्भर करती है उसमें यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी व मध्यवर्ती भाग यूरोप में हैं, जबकि शेष अधिकांश भाग जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। 3 दक्षिणी महाद्वीपों में कुछ तटवर्ती भागों में मध्यम जनसंख्या का विकास देखने को मिलता है, कुछ समुद्र तटीय जलवायु में और कुछ बागवानी कृषि में देखने को मिलता है। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों या बिरले बसे क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर जन घनत्व जो होता है 1 से लेके 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। उसमें जो मुख्य रूप से आते हैं अफ्रीका के मध्यवर्ती एवं दक्षिण भाग मध्यम जनसंख्या वाले, जो छोड़कर सहारा का रेगिस्तान सहारा के रेगिस्तान में आदमी नहीं बच सकता। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 18.5 से 23.5 अंश, उत्तरी अक्षांश 13.5 से 23.5 अंश, महाद्वीपों के दक्षिणी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो है जनसंख्या का बसाव नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर केवल मरुद्यान ही दिखाई देते हैं। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन बेसिन, उत्तरी अर्जेंटीना, ब्राज़ील का पूर्वी पठारी भाग, एंडीज पर्वत, एशिया में बोर्नियो द्वीप, पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी चीन के अधिकांश भाग, भारत व बर्मा के उच्च पर्वतीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के कनाडा और दक्षिणी भाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी पर्वतीय रॉकीज तथा यूरेशिया के उत्तरी टैगा वन क्षेत्रों में ये भूभाग सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में मिलने वाले विरल जनसंख्या पशुचारण, स्थानांतरण कृषि, वन संग्रह, आखेट, मरुद्यान कृषि जैसे प्रमुख व्यवसाय निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। यहाँ पर केवल आदिवासी नोमैडिक लाइफ जीने वाले लोग ही रह सकते हैं, जो प्रिमिटिव एज में हंटिंग, गैदरिंग, कलेक्टिंग कर रहे हैं, वही वहाँ पर जीवन अपना जी सकते हैं, अदरवाइज नहीं जी सकते हैं।
जन शून्य वाले क्षेत्र या बिना बसे हुए क्षेत्र जब हम देखते हैं तो जनसन वो उनको जो है डिवाइड किया जाता है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है एक्सट्रीम कोल्ड लैंड्स, एक्सट्रीम हॉट ड्राई लैंड्स, हाई माउंटेन्स और इक्वेटोरियल वेट फॉरेस्ट, अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क प्रदेश, उच्च पर्वतीय भाग, विषुवत रेखीय आर्द्र वन, अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ये हैं, उच्च अक्षांशीय विस्तृत अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, एशिया के साइबेरिया, उत्तरी टुंड्रा प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल बर्फ़ के रेगिस्तान, ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर जनसंख्या का दबाव जन शून्य है और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे है, जिसके कारण न तो कृषि उत्पादन संभव है और न ही यहाँ पर जो है मानव का बसाव संभव है। लेकिन सब कुछ के बावजूद इसका होना भी मनुष्य के लिए और पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो हमारी सतत वाहिनी नदियाँ जो चल रही हैं वो हमारी नदियाँ चलना बंद हो जाएंगी। इसलिए सतत वाहिनी नदियों को चलने के लिए, जल को चलने के लिए ग्लेशियर्स का, हिमखंड का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, चाहे वहाँ मानव रहे और चाहे मानव न रहे, लेकिन प्रकृति का रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जनसंख्या यहाँ पर अति विरल रहती है और यदा कदा आखेट की तलाश में यत्र तत्र भ्रमण करती रहती है। कुल क्षेत्र का 20% भाग यहाँ पर विस्तृत है, अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक शुष्क। इसमें अफ्रीका का सहारा, कालाहारू मरुस्थल, एशिया का अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, इसी प्रकार के गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय भाग हैं। यहाँ पीने योग्य पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है और उच्च तापमानों के चलते जो है यहाँ पर मानव का बसाव भी बड़ा ही सीमित है। विश्व के कुल भूमि के क्षेत्रफल का लगभग 15% भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। उच्च पर्वतीय भाग, यहाँ पर पृथ्वी के वे भाग सम्मिलित हैं जो समुद्र सतह से पर्याप्त ऊंचाई पर स्थित हैं। इनके अधिकांश क्षेत्रों में जलवायु या धरातल की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मानवीय जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है। इस क्षेत्रों में मध्यवर्ती पर्वतों की श्रृंखला, मंगोलिया का पठार, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज के पर्वत और अधिकांश भाग उत्तरी राकीज पर्वतमाला विश्व के कुल भूमि का 20% भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए भी ये जरूरी है, 20% भाग यदि नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, जलवायु नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। विकास हो और चाहे न हो, जीव जंगल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो है हमारी जलवायु की अनुकूलता के लिए, शुद्ध वायु के लिए, मानव जीवन के लिए, प्राणी जगत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जिसके चलते ये हमारी पृथ्वी पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। चौथा आ जाता है विश्व के आर्द्र वन। इनमें भूपटल के वे भूभाग सम्मिलित हैं जो अति उष्ण और अति आर्द्र दोनों हैं, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों के अधिकांश भाग में अति सघन वनस्पतियां देखने को मिलती हैं और अति उच्च आर्द्रता देखने को मिलती है। इन भूभागों में मिट्टी कम उपजाऊ होती है। पर्याप्त मात्रा में वायुमंडलीय आर्द्रता वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार की जो है यहाँ पर जो है तापमान हाई रहता है और जो है वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो है इन भूभागों में अनेक प्रकार की मक्खी, मच्छर, कीड़ा वृद्धि के लिए अनुकूल उनको बेहतर इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से मानव भी बहुत कम देखने को मिलते हैं और जानवर भी वही सर्वाइव कर पाते हैं जो इनको बर्दाश्त कर पाएंगे या जो इनसे फाइट कर पाते हैं, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएंगे। मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल दशाएं देखने के कारण विश्व रेखीय आर्द्र वनों में जनसंख्या बहुत कम मिलती है और इस प्रकार जो है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन,
अफ्रीका का कांगो बेसिन सर्व प्रमुख है, जहाँ पर जनसंख्या अति विरल, अति पिछड़ी देखने को मिलती है। पिछड़ी मिलती है, ये भी एक प्रकृति के लिए वरदान ही है। पिछड़ी जाति जनजाति एक तरीके से मानव न होके जंगली जानवर ही कह लीजिए, क्योंकि अगर विकसित मनुष्य होता तो निश्चित तौर पर जानवरों को भी मार डालता, काट डालता, बेच डालता, और जंगल को भी काट डालता और वहाँ पर शॉपिंग मॉल सेंटर्स बनाता, स्कूल बनाता, या जो है अपने लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग खड़ा करता और पूरी पृथ्वी को विशेष रूप से नुकसान पहुँचाता। यदि ये आदिवासी हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो प्रकृति को और जानवरों को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना कि उनको ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो न तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो है इनके पिछड़े होने के कारण भी हमारी प्रकृति सुरक्षित है इन्हीं के हाथों में। अगर जो है ये पिछड़े नहीं रहेंगे, अगर विकसित हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी प्रकृति को बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और हम पूरी पृथ्वी के मानव एक तरीके से मान के चलिए कि खतरे में पड़ जाएंगे। विस्तृत रूप से अगर देखें तो बिना बसे हुए क्षेत्र जो हैं, लार्जली एम्प्टी एरिया जिनको कहा जाता है, बहुत कम बसे भूभाग 65% भागों पर मिलता है, जिनमें विश्व के केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में जनसंख्या का जो तेज़ी से दबाव हो रहा है बिना बसे क्षेत्रों की तरफ, नेगेटिव एरियाज की मानव तकनीक के बल पर अस्थायी बस्तियों को बसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि प्रकृति बहुत कठोर है, प्रकृति किसी के साथ समझौता नहीं करती है। यदि समझौता करती तो निश्चित तौर पर ये जो 65% भाग हमको दिखाई दे रहे हैं, मानव अब तक यहाँ पर आकर अपना जो है डेरा जमा लिया होता और निश्चित तौर पर वो अब तक यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप। संतोष भाई को नमस्कार। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में स्थित जो देश हैं वो आर्थिक विकास के स्तरों में अत्यधिक विषमताएं लिए हुए हैं। एक ओर तो विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, रूस, यूक्रेन, हॉलैंड, डेनमार्क जैसे संपन्न, खुशहाल और विकसित राष्ट्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, लाओस, सूडान, इथोपिया, सोमालिया जैसे विपन्न और फटे हाल गरीब देश भी हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी प्रकृति और अपने आप को भी बहुत ही विकसित फार्मों में नहीं लेके गए और जो है वो फटे हाल आज भी हैं। प्रकृति का उन्होंने दोहन और शोषण नहीं किया। विश्व के समस्त देशों में आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग विकासशील राष्ट्र दो वर्गों में रखा जाता है। वर्तमान समय में विकसित राष्ट्रों में यूरोप महाद्वीप के समस्त देश, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका के गणराज्य, यूरेशिया महाद्वीप में रूस, जापान, सिंगापुर, इजराइल और ओशनियाई क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड देश देखने को मिलते हैं। विश्व के समस्त विकसित राष्ट्रों के कुल भूभाग लगभग 31.8% भाग पर विस्तृत हैं। यहाँ पर कुल जनसंख्या जो है वो 17.7% जनसंख्या निवास करती है। और जो हम देखते हैं विकसित राष्ट्रों के क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व 2017 के अनुसार यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो लाख वर्ग किलोमीटर में है 98.3, जनसंख्या का जो भार है वो लाख व्यक्ति में 3254 और प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या का दबाव है वो है 33। कनाडा में जब हम देखेंगे तो 99.8, 367 और 04
यूरोप के सभी राष्ट्रों को, रूस को केवल छोड़कर 49.3, 5,982 और 121 इसी तरीके से सारे हैं। वस्तुतः यह हम पाते हैं कि यह मानव की सामाजिक, ये जो विकास हमको दिखता है, ये मानव की सामाजिक क्रांति का प्रतिफल है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% भाग विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों में आज रह रहा है। विकसित राष्ट्र में रहने वाली जनसंख्या जो है वो भूभागों पर सौभाग्यशाली जनसंख्या की तुलना में उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, लंबी आयु, उत्तम शिक्षा, विस्तृत व्यावसायिक अवसर और बृहद किस्म की जन सुविधाएं ले रही है और मुहैया करा रही है। बाकी जनसंख्या जो है वो निम्न स्तर में रहने के लिए विवश है। और हम देखते हैं न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका की गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व के सभी विकसित राष्ट्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। इन राष्ट्रों की जनसंख्या सर्वाधिक जनघनत्व का जो देखने को मिलता है जापान में 335 प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। बाकी कल हम लोग चर्चा करेंगे, इस अध्याय को काफ़ी लंबा है तो कल इस पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार।